पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष से भी अति समर्थ परोक्ष। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 10। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका में सेक्युलर माइक्रोबायोलॉजी एवं जेनेटिक्स के विद्वानों ने जीवन पर टीका करते हुए लिखा है कि न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के कई मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि एक मॉलिक्यूल में 10 लाख एटम हैं। इस प्रकार इन ऑर्गेनिक दुनिया के कण से बहुत बड़े तथा जटिल ऑर्गेनिक कण बनते हैं। मरने के बाद जीव पदार्थ इन जटिल कण मॉलिक्यूल्स को छोड़ जाता है। जो हम प्राण पैदा हुआ देखते हैं वे यही मॉलिक्यूल्स हैं। उदाहरणार्थ पेट्रोलियम का एक कार्बन यौगिक ऐसा भी है जो केवल जीव पदार्थ में ही पाया जाता है और कहीं भी विभिन्न लवण वाली दुनिया में या जहाँ प्राण है नहीं और था नहीं कभी नहीं पाया जाता। जियोकेमिस्ट के अनुसार यह प्राणमय दुनिया इस विशिष्ट अणु की वजह से ही है। रसायन फॉसिल्स जो प्राचीन पर्वतों पर पाए जाते हैं इन्हीं अणुओं की वजह से हैं। जीव पदार्थ की एक विशिष्टता ऑप्टिकल एक्टिविटी मानी जाती है। प्रोटीन की अमाइनो एसिड एक्टिविटी बिना चूक लिवोरेटेटरी होती है तथा डीएनए की शर्करा हमेशा डेक्स्ट्रोरेटेटरी होती है, जबकि निर्जीव एवं खनिज में इस प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। यह जीव निर्जीव का अंतर है या दो प्रकार के रसायन यौगिक हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन मात्र केवल यह 4 पदार्थ ही सौर विश्व ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जीव जगत का 99% भाग बनाते हैं। मनुष्य शरीर जिन जीवित कोशों से बना है उसमें बहुत संख्य भाग ऊपर बताए गए भौतिक तत्वों का होता है। उनकी अपनी विविधता कैसी भी हो, पर यह निश्चित है कि कोश में नाभिक को छोड़कर हर स्थूल पदार्थ कण कोई न कोई तत्व होता है। उनके अपने अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रति इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक भी होंगे। पदार्थ ही ब्रह्मांड की रचना करता है। इस प्रकार योग वशिष्ठ का यह कहना है कि प्रत्येक लोक के अंदर अनेक लोक और उनके ब्रह्मा विद्यमान है, गलत नहीं है। जीव अपनी वासना के अनुसार जिस पदार्थ की कल्पना करता है उसी प्रकार के तत्व या गुण वाले लोक में चला जाता है। पर जिस प्रकार से मनुष्य के कोश का मूल नाभिक ही अपनी चेतना का विस्तार साइटोप्लाज्म के हर तत्व के नाभिक में करता है, उसी प्रकार इस सारी सृष्टि में हो रही हलचल का एक केंद्रीय या नाभिक होना चाहिए। चेतन गुणों के कारण उसे ईश्वर नाम दिया गया हो तो उसे भारतीय तत्वदर्शियों की अति कल्पना न मानकर आज के स्थूल और भौतिक विज्ञान जैसा चेतना का विज्ञान ही मानना चाहिए। ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, अंड कहते हैं उसमें निवास हो सके लोक आदि। सारे संसार को ही ब्रह्मांड कहते हैं और भारतीय दर्शन में एक ही ईश्वर की कल्पना की गई है। ऋषियों ने गाया है, विश्व तस् चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्व तीव बहुरुत विश्व तस्मात् स बाहुभ्याम धमति सम पद्मोर्ध्यावा भूमि जनयन देव एकः। एक ही देव सब विश्व को उत्पन्न करता, देखता, चलाता है। उसकी शक्ति सर्वत्र समाई हुई है। वही परम शक्तिमान और सबको कर्मानुसार फल देने वाला है। मानवीय व्यक्तित्व में अंतर्निहित समग्रता। पदार्थवादी दृष्टिकोण वाले बौद्धिक मनुष्य को जैव रासायनिक संयोगों का
एक आकस्मिक समुच्चय ही मानते रहे हैं। उस स्थिति में संपूर्ण व्यक्तित्व की किसी विशिष्ट एक सूत्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। रंग, रक्त, शरीरस्थ रसों आदि की दृष्टि से निश्चित वर्गों का निर्धारण हो जाने पर तो यह और भी निश्चित माना जाने लगा है कि जिस प्रकार कुछ तत्वों की निश्चित मात्रा एवं निर्दिष्ट प्रतिक्रिया में संयोग से अमुक यौगिक विशेष तैयार हो जाता है, उसी प्रकार कुछ निश्चित तत्वों के संयोग में सफल हो जाने पर वर्ग विशेष के मनुष्य भी तैयार हुआ करेंगे। लेकिन विज्ञान प्रेमियों की इस बाल कल्पना का आधार ध्वस्त किया खुद वैज्ञानिकों ने। जैसे जैसे जीवन के रहस्यों की खोज का क्रम बढ़ता गया, वैसे वैसे वे तथ्य सामने आते गए, जिनसे स्पष्ट होता गया कि शरीर के ढांचे, वर्ण, कद, आकृति, रक्त, हड्डियों आदि के हिसाब से तो वर्गीकरण ठीक है, किंतु जीवन के गहरे आधारों के क्षेत्र में इस वर्गीकरण से काम चलने का नहीं। चेतना की विद्यमानता प्रत्येक व्यक्तित्व को एक समग्र रूप देती है, जो दूसरों से बिल्कुल भिन्न है और इसलिए जिसे वर्गों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक पूर्ण इकाई है, उस परम सत्ता का ही एक अंश है। अपना वर्ग, उपवर्ग वह स्वयं है। व्यक्ति के संस्कार उसकी जन्म जन्मांतर की संचित संपदाएं और साधन है। यह मान्यता भारतीय तत्व दर्शन की रही है। संस्कारों का यह संपुंजन बहुआयामी और अति विस्तृत होता है। संस्कार रूपी ये विशेषताएं व्यक्ति की स्वयं उपार्जित क्षमताएं होती हैं। उन्हीं से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में उसकी अपनी विशिष्टता घनीभूत रहती है। दृश्यमान मानव शरीर की स्थूल संरचना में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, तो भी कोई दो व्यक्ति 100% एक जैसे नहीं होते। फिर अंतरंग क्षेत्र में तो और भी विस्तृत हैं। प्रत्येक व्यक्तित्व का अलग अलग अनुपठन होता है, जो संस्कार समूहों की ही विशेषता होती है। यह विशेषता ही मनुष्य की प्रवृत्तियों, रुचियों और सामर्थ्य के रूप में प्रकट होती रहती है। कोई प्रचंड शरीर बल का स्वामी है तो किसी में उसकी अल्पता है। कोई विलक्षण मेधा और स्मरण शक्ति से संपन्न है तो किसी की बुद्धि में स्थूल बातों के अतिरिक्त और कुछ बैठता ही नहीं और स्मरण शक्ति भी बंद होती है। किसी के हृदय में करुणा का अथाह समुद्र उमड़ता घुमड़ता रहता है तो किसी को पर पीड़न में ही पुरुषार्थ प्रतीत होता है। ये सभी भिन्नताएं ईश्वरीय अनुदान में किसी प्रकार के पक्षपात या विषमता का परिणाम नहीं है, वरन जन्म जन्मांतरों से अमुक व्यक्ति द्वारा बढ़ाई जा रही विशेषताओं या खोई गंवाई जा रही क्षमताओं का ही जोड़, बाकी और गुणनफल हुआ करती हैं। जिस प्रकार मिट्टी, पत्थर प्रतीत होने वाली वस्तुओं के तल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उनकी आधारभूत विद्युत तरंगें सक्रिय रहती हैं, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से जो काय कलेवर के अवयव हाड़ मांस के बने दिखते हैं, उनमें चेतन कोशिकाएं और उनकी ही तह में जीन्स क्रोमोसोम की निर्माणकारी चेतना प्रक्रियाएं क्रियाशील रहती हैं। प्रत्येक मनुष्य के अपने व्यक्तित्व की विशिष्ट छाप उन मूलभूत इकाइयों तक में विद्यमान होती है। इस विशेषता का पता चला आणविक जैविकी के विकास से, जिसकी भव्य परिणति के रूप में पिछले दिनों दुनिया के प्रथम परखनली शिशु का प्रादुर्भाव हो सका है और जिसने पूरे संसार को रोमांचित कर दिया है।
आणविक जैविकविदों की खोजों से यह तथ्य सामने आया कि जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। ये इकाइयाँ अति सूक्ष्म होती हैं। ये प्राणी मात्र की देह इकाइयाँ हैं। एक कोशीय जीव अमीबा से लेकर विकसित मनुष्य तक किसी स्वस्थ हृष्ट पुष्ट युवक के शरीर में लगभग 60,000 अरब कोशिकाएं होती हैं। इनमें से 10,000 अरब तो ऐसी इकाइयां ही हैं जो स्वचालन प्रक्रिया को परिचालित करती हैं। जितनी जगह में मैं कोशिकाएं हैं छपा है, उतनी जगह में औसत आकार की 50,000 कोशिकाएं रखी जा सकती हैं। इनमें से प्रत्येक कोशिका एक शानदार कारखाना है जो उत्पादन, कचरे के निष्कासन, सक्रियता, सुव्यवस्था एवं प्रशासन की सुनियोजित प्रणाली से क्रियाशील है। इस कारखाने के 3 प्रमुख खंड होते हैं। पहला बाहरी खोल जो एक पतली झिल्ली जैसा होता है। दूसरा साइटोप्लाज्म जैसे लसलसे पदार्थ से लबालब भाग। और तीसरा केंद्रक। यह केंद्रक ही प्रत्येक गतिविधि का नियंत्रक होता है। केंद्रक में ही डीएनए रहता है जो मनुष्य के गुणसूत्रों तथा अन्य सूचनाओं का भंडार होता है। यह पूछा जाए तो कोशिका एक बड़ी झील है। इसे जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म की झील कह सकते हैं। जीव चेतना को क्षीर सागर भी कहा जा सकता है। इसी क्षीर सागर के केंद्र में है केंद्रक या न्यूक्लियस रूपी विष्णु, जिसकी नाभिवत केंद्रिका न्यूक्लियोलस में रहते हैं डीएनए रूपी ब्रह्मा। इन ब्रह्मा के 4 मुंह हैं। डीएनए रूपी सीढ़ी की पौड़ियों के 4 यौगिक एडेनिन, गैवेनिन, साइटोनिन और थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन का तथा साइटोनिन और गैवेनिन का सदा जोड़ रहता है। इन चारों का क्रम ही समस्त जीवों की समानता या भिन्नता का मूल है। डीएनए का जो कुंडलीनुमा फीता है उसके उपयुक्त 4 यौगिक उसकी 4 अक्षर की वर्णमाला हैं। इन्हीं अक्षरों के क्रम और डीएनए की संख्या के उलटफेर से भिन्न भिन्न चेतना संदेश तैयार हो जाते हैं और उन चेतना संदेशों से ही बनता है यह सारा चेतना संसार। गुणसूत्र के डीएनए के एक क्रम से व्यक्ति का रंग काला बनता है तो अन्य भिन्न भिन्न क्रम से गोरा, भूरा या पीला। देह के प्रत्येक अवयव और उसकी विशिष्टताओं का निर्माण इन्हीं डीएनए के हेर फेर से हुआ करता है। कोशिकाओं के भीतर का डीएनए ही प्रोटीनों के संश्लेषण का निर्देशक है। इन प्रोटीनों से बनते हैं एंजाइम। प्रत्येक जैव रासायनिक क्रिया का आरंभ, विकास या अंत इन्हीं एंजाइमों का खेल है।